नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात वालिया सोनी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने एमएस एक्सेल पढ़ना शुरू किया था। कुछ एक्सेल के बारे में हम लोगों ने पहले डिस्कशन कर लिया है, कुछ फंक्शन के बारे में हमने पहले बात कर ली है। उसी चीज़ को मैं आगे बढ़ाकर आप लोगों से डिस्कशन कर रहा हूँ। दोस्तों, अगला जो फंक्शन है जिसके बारे में हमें इस सेक्शन में पढ़ना है, उस फंक्शन का नाम है साथियों टेक्स्ट फंक्शन। कौन से फंक्शन के बारे में बात करनी है हमें इस क्लास में, इस सेक्शन में? टेक्स्ट फंक्शन। कुछ टेक्स्ट फंक्शन है जो हमारे एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। टेक्स्ट फंक्शन के अलावा लॉजिकल फंक्शन, फंक्शन कैसे काम करते हैं उनके बारे में बात करके फंक्शन वाली क्लास को आज हम लोग फिनिश करने वाले हैं। दोस्तों देखो, टेक्स्ट फंक्शन के लिए मैं यहां पर एक कॉलम बना लेता हूं, एक सेल बना लेता हूं A1। क्या कंपलसरी है कि A1 ही बनाऊं? कोई दूसरा नाम रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा नाम यूज करना चाहते हैं। मैं यहां पर एक और लिख लूं, क्या नाम लिखूं? A2। अब टेक्स्ट फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन यहां पर नाम लिख रहा हूं DEEPU, दीपू। इधर लिख रहा हूं DEVI, देवी। एक नंबर पे फंक्शन है जिसका नाम है अपर, UPPER, अपर। ये क्या करता है? सभी को कैपिटल कर देता है, सभी को कैपिटल। जो भी आप लिखोगे वो सारे के सारे अक्षर कैपिटल लेटर में बदल देगा। कैसे? इक्वल्स टू फंक्शन का नाम लिखो अपर। क्या फंक्शन का नाम कैपिटल स्मॉल लेटर में कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं, ये बात मैंने आपको 2-3 बार बोल दी है। A1 के बाद क्या लिखा? A2। A1 में क्या लिखा है मित्रों? दीपू, DEEPU, देवी। इसमें स्मॉल लेटर में थे, इसमें आते ही किस में आ गए? कैपिटल लेटर में आ गए। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। अपर के बाद एक और फंक्शन होता है जिसे हम कहते हैं, इसी के साथ हम लोग यूज करने वाले हैं 2 नंबर पे, जिसे हम कौन सा फंक्शन कहते हैं? लोअर। सभी स्मॉल लेटर, सभी के सभी कौन से लेटर में आ जाएंगे? स्मॉल लेटर में। अपर क्या करता था? सभी को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर रहा था, और स्मॉल क्या करेगा? सभी के सभी को स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देगा। जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उनको क्या लिखूं? अपर के बाद दूसरे नंबर पे लोअर। A1 कहां से आया? ये एड्रेस दे रखा है। A2 कहां से आया भैया? एड्रेस दे रखा है। तो इसका DEEPU हो जाएगा, इसका DEVI, देवी हो जाएगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी के मन में होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि साधारण बात को सीधे तरीके से मैंने आप लोगों के सामने रख दिया है। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं, अगली सीट पे चल लेता हूं। एक फंक्शन होता है जिसका नाम है प्रॉपर। क्या नाम है? प्रॉपर। क्या काम करेगा? प्रथम को क्या कर देगा? ये कैपिटल। प्रथम को किस में बदल देगा? कैपिटल में। पहला अक्षर क्या हो जाएगा? कैपिटल हो जाएगा। और बाकी के सभी जो बच गए वो किस में आ जाएंगे? स्मॉल में हो जाएंगे। जैसे इक्वल्स टू फंक्शन का नाम क्या लिखना है? प्रॉपर। A1 वापस आ गया। फंक्शन का नाम क्या लिखना है? प्रॉपर। A2 वापस आ गया। इधर क्या था? A1, इधर क्या आया? A2। एक ही बात है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। A1 में दीपू था तो D बड़ा, E छोटा, PU। इधर देवी था तो DEVI। ये नॉर्मल तरीके से हमने सीख लिया। अब इससे संबंधित जो क्वेश्चंस है वो मैं दिखा रहा हूं बता रहा हूं। अगला फंक्शन है जिसे हम कहते हैं लेन। क्या कहते हैं? लेन। ये क्या करता है? टेक्स्ट की साइज बताता है। टेक्स्ट की क्या बताता है? लेंथ बताता है। अब कैसे बताएगा? इक्वल्स टू फंक्शन का नाम क्या है? लेन। ब्रैकेट में A1 डाल दो। दीपू लिखा है तो क्या आंसर देगा? 5 दे देगा। LEN लेन लगा दिया मैंने और A2 कर दिया तो 4 लिख देगा। भाई कुल अक्षरों की संख्या कितनी है?
वो यहां पर ये हमें बताता है। इसमें कितनी है 5 तो 5 बता दिया, इसमें कितनी है 4 तो 4 बता दिया। पहला फंक्शन था अपर जो सभी को कैपिटल में बदल रहा था, दूसरा फंक्शन था लोअर जो सभी को लोअर में बदल रहा था, तीसरा फंक्शन था प्रॉपर जो पहला अक्षर तो कैपिटल था बाकी सारे के सारे स्मॉल लेटर वो बना रहा था। फिर हमने देखा, बात की, समझा, तो क्या बताया, लेन ये कुल कैरेक्टर की संख्या को बता देता है कितने हैं। आगे बढ़ जाते हैं, अगली स्लाइड पर चल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला जो फंक्शन है वो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है आज के दिन का, आज के इस शुरुआती सेक्शन का। क्लास को अभी हमने शुरू किया है, टेक्स्ट फंक्शन का डिस्कशन कर रहे थे, उनमें सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन यहां पर मैं डिस्कस कर रहा हूं। फंक्शन का नाम है दोस्तों कॉन कैट नेट। फंक्शन का नाम क्या है, कॉन कैट नेट। कॉन कैट नेट का मतलब क्या होता है, क्या करता है, दो या अधिक टेक्स्ट को मर्ज कर देता है। टेक्स्ट को मर्ज करना, मर्ज करने का मतलब एक सेल में दोनों को ला देगा। कैसे लाएगा, इक्वल्स टू, फंक्शन का नाम क्या लिखना है, कॉन कैट नेट। फंक्शन का नाम क्या लिखना है, कॉन कैट नेट A1 A2। गुरुजी अगर वो एग्जाम्पल दे तो जैसे वैसे कहे, इक्वल्स टू फंक्शन का नाम क्या है, कॉन कैट नेट। वो लिखता है रीना कोमा जोशी। यहां पर A1 A2 किया। अब यहां पे डबल कोट्स क्यों लगाया, क्योंकि जो भी स्ट्रिंग होती है, जो भी टेक्स्ट होता है, उसे कंप्यूटर डबल कोट्स में ही अंडरस्टैंड करता है, नॉर्मल तरीके से नहीं करता है। इसका आंसर तो क्या आएगा, डी। देखो उसमें जैसा लिखा हुआ था, पहले वाली स्लाइड पर चलना पड़ेगा, DEEPU लिखा था, देवी लिखा था। कैपिटल स्मॉल लेटर अगर लिखा है तो वैसा का वैसा आएगा, DEEPU DEVI। दोनों के बीच में कोई भी प्रकार का स्पेस नहीं आएगा, जैसा दे रखा है वैसा का वैसा दोनों को ज्वाइन कर देगा। इधर वाले का आंसर क्या आ जाएगा, रीना, और आगे क्या आ जाएगा, जोशी। ये मैंने वर्ड बनाया है आप लोगों को समझाने के लिए। कोई दिक्कत, कोई समस्या यहां तक नहीं। देखो मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो हम पढ़ रहे हैं उससे संबंधित आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। अब है सबसे असली पेपर, इम्तिहान आपका। दो फंक्शन है, पहले का नाम है लेफ्ट, ठीक है, दूसरे का नाम है राइट। पहले का नाम क्या है, लेफ्ट, और दूसरे का नाम क्या है, राइट। दाईं ओर के अक्षर बताता है, बाईं ओर के अक्षर बताएगा। इक्वल्स टू, फंक्शन का नाम क्या है, लेफ्ट, PRABHAT प्रभात कोमा 2, तो PR आ जाएगा। लेफ्ट के दो तो यही है, इक्वल्स टू लेफ्ट A1, सॉरी डबल कोटेशन इसमें क्यों आएगा, डबल कोटेशन तो जब आता है जब टेक्स्ट हो, A1 2, तो आंसर आ जाएगा DE। यहां तक बात समझ आ गई है, मैं कोशिश कर रहा हूं क्योंकि हम साधारण बातों को ही आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है सर, आ गई। अब राइट पे चलते हैं, यही है मेन गेम। इक्वल्स टू फंक्शन का नाम क्या आएगा, राइट आएगा, PRABHAT प्रभात कोमा 2। अब राइट के दो अक्षर बताएगा,
राइट साइड से नहीं बताएगा, राइट साइड के बताएगा। के बताने का मतलब क्या हुआ, क्या आंसर आएगा 80। कईयों ने सोच लिया होगा सर टी आएगा, पहले टी फिर ऐसे नहीं, जैसे लेफ्ट से सीधे के सीधे रखे हैं ऐसे भी ये राइट के सीधे अक्षर आपके रख देगा जो मैंने स्क्रीन पर लिखे हैं। इक्वल्स टू लगाकर वापस क्या लिख रहा हूं, राइट लिख रहा हूं A2, 2। अब हमेशा 2 ही आएगा क्या, ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है। आप यहां पर कितना कर सकते हो, 3 कर सकते हो। तो देवी में तो EVI आ जाएगा क्योंकि A2 यूज किया है मैंने। A2 जो पीछे मैं देख रहा था वही था। ये हमने नॉर्मल टेक्स्ट फंक्शन के बारे में बात करने की कोशिश की है। देखो कुछ और डिस्कशन हम करेंगे, अभी मैं कुछ फंक्शन और देख लेता हूं जो बहुत साधारण से हैं जिनके बारे में हमें बात करनी है। देखो अब ये हमारे नॉर्मल फंक्शंस थे जिनके बारे में आप समझ गए हैं, जान गए हैं, या कहूं कि कोई दिक्कत वाली बात जिन फंक्शन से रिलेटेड है नहीं। तो अब उन्हीं फंक्शंस के साथ वाले फंक्शंस को हम सीखने की कोशिश करते हैं। जैसे अगला एक फंक्शन है जो कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है, इसे हम फाइनेंशियल फंक्शन कहते हैं। कौन सा फंक्शन कहते हैं, जो फाइनेंस के काम आता है। किसके काम आता है, फाइनेंस के काम आता है। तो फाइनेंस वाले फंक्शन, पहले का नाम क्या है PMT, दूसरे का नाम क्या है IPMT, एक नाम है PPMT। गुरुजी इनका जिक्र क्यों कर रहे हो, भाई गुरुजी ने होम लोन लिया था, घर लिया तो मैंने लोन ले लिया, तो मुझे इन तीनों फंक्शन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जब भी आप कभी लोन लेंगे तो इन तीनों फंक्शन के बारे में आपको पता हो। एक्सेल के ये तीनों फंक्शन हैं जो आपको अलग अलग तरीके से वैल्यूज कैलकुलेट करके देते हैं। ये क्या करेगा, आपको मासिक किस्त की राशि बताएगा। ये फंक्शन आपको क्या बताएगा, जो आपने ले रखा है, लोन ले रखा है, उसमें मासिक किस्त बता देगा। ये आई का मतलब इंटरेस्ट होता है, तो ये बताएगा मासिक जो आपकी किस्त है, मासिक किस्त में ब्याज बताएगा, कितना आपका इंटरेस्ट लग रहा है। अगर वो आपको निकालना हो तो IPMT फंक्शन का यूज किया जाता है। PPMT क्या बताता है, जो आपकी मासिक किस्त है, कितनी किस्तें आपने बनवाई है, उनकी किस्तों में मूलधन कितना जा रहा है, प्रिंसिपल कितना जा रहा है, ये जानकारी आपको PPMT फंक्शन से मिल जाती है। उसके अलावा इन तीनों का सिंपल सा सवाल जो बनता है वो ये बनता है, क्या PMT फंक्शन मासिक किस्त की राशि बताता है, या मासिक किस्त में ब्याज की राशि बताता है, या दोनों को जोड़कर बताता है। तो मासिक किस्त में कुल कितना भुगतान आपको करना होगा, ये आप जानकारी चाहते हैं तो PMT बताएगा। अब देखो एक और फंक्शन है जो इस सेक्शन का सबसे महत्वपूर्ण है और फंक्शन वाली सीरीज का सबसे लास्ट फंक्शन है। कौन सा है, देखो स्क्रीन पर, फंक्शन का नाम है इफ। क्या नाम लिखा, इफ। इफ एक प्रकार का लॉजिकल फंक्शन होता है। इफ एक प्रकार का कौन सा फंक्शन होता है, लॉजिकल फंक्शन होता है। लॉजिकल फंक्शन में एक और आता है जिसे हम कहते हैं एंड फंक्शन, एक और फंक्शन आता है जिसे हम कहते हैं नोट फंक्शन, एक और आता है जिसे हम कहते हैं और फंक्शन। ये डायरेक्ट फॉर्मूले की तरह काम नहीं करते हैं। इन तीनों को हमेशा और हमेशा आपको इफ के साथ ही यूज करना पड़ता है। इफ क्या है ये मैं बता रहा हूं कि अगर हमें कंडीशन के आधार पर, किसके आधार पर, कंडीशन के आधार पर वैल्यूज कैलकुलेट करनी हो, वैल्यू की गणना करनी हो, तब इसका उपयोग करना होता है। कैसा होता है, इफ इक्वल्स टू, फंक्शन का नाम आया इफ, यहां पर S1 S2 S3, हर इफ में कुल स्टेटमेंट की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। पहला S1 वाला होता है मित्रों, वो होता है किसका ब्लॉक होता है, कंडीशन का। S2 वाला होता है सत्य बात का, S3 होता है असत्य का। यानी एक इफ स्टेटमेंट में
एक इफ फंक्शन में कितने स्टेटमेंट का हम लोग यूज करते हैं? तो आप बताओगे एक इफ स्टेटमेंट में हम लोग इफ फंक्शन में 3 स्टेटमेंट का यूज करते हैं। पहला कंडीशन, दूसरा ट्रू, तीसरा फॉल्स। अब देखो एक सिंपल सी बात बताता हूं, सत्य होने पर असत्य काम नहीं करता है। असत्य होने पर क्या काम नहीं करेगा? सत्य काम नहीं करता है। दोनों चीजें दिख रही है। ट्रू होने पर फॉल्स काम नहीं करेगा और फॉल्स होने पर ट्रू काम नहीं करेगा, सामने ही दिख रहा है, साधारण ही जो दिख रहा है। वही बात मैं यहां पर आप लोगों के सामने रख रहा हूं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ सकता हूं मैं। अब इसका प्रश्न कैसा आएगा या इसके प्रश्न कैसे आज तक पूछे गए हैं, उन्हीं के बारे में इस क्लास में बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखो सबसे पहले आएगा इफ, ये स्टेटमेंट बना रहा हूं। यहां पर आपको लिखनी पड़ेगी कंडीशन, यहां पे आपको ट्रू लिखना पड़ेगा, यहां पर आपको फॉल्स लिखना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर इक्वल्स टू लगाकर इफ लिखा, 5 छोटा है 10 से, कंडीशन ट्रू है। 5 छोटा है 10 से, कंडीशन ट्रू है। डबल कोटेशन लगाकर लिख दिया बाबू। अभी बाबू कहां से आया? पेपर वाले ने दिया है भैया, तुम बता देना। आगे लिखा सोना। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो क्या प्रिंट हो जाएगा? बाबू। और कंडीशन फॉल्स होती तो क्या प्रिंट हो जाता? सोना। तो यहां पर क्या प्रिंट हुआ दोस्तों? बाबू, क्योंकि कंडीशन क्या है? ट्रू है। 5 छोटा है 10 से, ये बात ठीक है। गुरुजी अगर वो चिन्ह उल्टो होतो तो बात अलग ही है कि कोनी कोनी का मतलब नहीं है। जब नहीं है तो हम सोना पर जाएंगे ही नहीं, कहां पर बात खत्म कर देंगे? बाबू पर। ठीक है, मैं कुछ आगे लेके चलता हूं। क्या लिख रहा हूं? इक्वल्स टू लगाकर इफ लिखा, यहां पे कर दिया कि 20 बड़ा है 40 से, तो आप प्रिंट करो हेलो, वरना प्रिंट करो हाय। बताओ क्या 20 40 से बड़ा है क्या? नहीं है तो हम कहां पे चले जाएंगे? फॉल्स वाले पर, और क्या प्रिंट करेंगे? हाय। ये कुछ कंसेप्ट था जो आपको सिखाने की कोशिश कर रहा था। क्या हर बार इसमें डबल कोट्स ही आएगा कि ऐसा अनिवार्य नहीं है? देखो इक्वल्स टू इफ 25 बड़ा और बराबर है किसके? 41 के, तो प्रिंट करो 900, वरना प्रिंट कर दो 200। अब इसमें डबल कोट्स नहीं आया। थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा था? जब हम टेक्स्ट का यूज करते हैं तो वहां पर हमें डबल कोट्स लगाना होता है। जब हम टेक्स्ट का यूज नहीं करते तो वहां पर हमें डबल कोट्स लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो 25 छोटा बड़ा है क्या 41 से? नहीं है, तो कंडीशन ये तो हो गई फॉल्स, तो सीधा सीधा क्या आ गया? 200 आ गया। अब सूचना साइक 2018 में जो पेपर लगा था उसमें पूछा गया एक प्रश्न है जो मैं आपको बता रहा हूं। कौन सा प्रश्न था? आप स्क्रीन पर देख लो, अपने आप समझ जाओगे। देखो उसमें दिया था, पहले ए की वैल्यू दी 10, बी की वैल्यू दे दी 20, फिर ए की वैल्यू दी 40, बी की वैल्यू दे दी 30, फिर ए की वैल्यू दी 100 और बी की वैल्यू भी कितनी दे दी? 100। इस तरह ये स्टेटमेंट उन लोगों ने लिखा और फिर कहा कि आप लगाइए इक्वल्स टू इफ, लगा देंगे। कहिए कि ए बड़ा है बी से, अगर ऐसा है तो आप प्रिंट कर दीजिए डबल स्टार, ऐसा नहीं है तो आप प्रिंट कर दीजिए डबल प्लस। ये स्टेटमेंट उन्होंने लिखकर दे दिया। अब कहा कि 3 बार अलग अलग वैल्यू चेंज करनी है और आपको 3 ही बार अलग अलग आउटपुट देना है। पहली बार क्या ए बी से बड़ा है क्या? नहीं है, तो फॉल्स वाला प्रिंट हुआ प्लस प्लस। अगली बार ए की वैल्यू 40, बी की वैल्यू 30, तो क्या प्रिंट हुआ? स्टार वाला। यहां तक तो मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है, दोनों समझ आ गए। अब तीसरे पे आते हैं। क्या ए बी से बड़ा है क्या? नहीं है, बराबर इसमें लगा हुआ नहीं है, बराबर होता तो ट्रू चलता, बड़ा नहीं है तो फॉल्स आ गया। क्या आंसर आया? प्लस
प्लस। गुरुजी इसको थोड़ा दोबारा समझाओ। मैं इसको ऐसे लिखता, इफ ए छोटा है बी से, डबल कोटेशन कोमा यहां आएगा, स्टार स्टार कर दे, वरना प्लस प्लस कर दे। तो इसमें क्या ए बी से बड़ा है क्या? बी से छोटा है क्या? बिल्कुल है। तो पहले क्या आता? स्टार स्टार आता। ठीक है सर, आ गया। फिर 40 और 30 कंडीशन फॉल्स हो गई तो क्या आता? प्लस प्लस आता। तीसरे नंबर पे क्या ए छोटा है क्या बी से? नहीं है, बराबर है, तो भी यहां पर फॉल्स वाली कंडीशन चलेगी और फॉल्स में क्या लगा हुआ है? प्लस प्लस। बात को समझ लेना, ये इफ फंक्शन है दोस्तों। एक और छोटी सी बात, इसके बाद ये फंक्शन मैं खत्म कर रहा हूं। फंक्शन से संबंधित जितनी बातें पॉसिबल थी मैंने की है, कुछ मैं आपको क्वेश्चन आंसर में दे दूंगा जहां पर आप फंक्शन को और डिटेल में समझ पाएंगे। तो क्या बताया मैंने, यहां पर जो लिखा है वो जनरल सी चीज लिखी है। अब क्या मैं एक इफ के अंदर दूसरा इफ लगा सकता हूं क्या? एक इफ के अंदर दूसरा इफ पता है क्या कहलाता है? नेस्टेड इफ कहलाता है। हम अगर एक इफ में दूसरा इफ लिखते हैं तो उसे हम नेस्टेड इफ की संज्ञा देते हैं। ठीक है मेरी बात? अभी हमने पूरा फॉर्मूला वाला ब्लॉक खत्म कर दिया। फॉर्मूला से संबंधित जो जो बातें मैं कर सकता था आप लोगों से की। हमने देखा था कि एमएस एक्सेल जो है उसकी मेन्यू बार में खूब सारे मेन्यूज हैं। कौन कौन से मेन्यूज के बारे में हमने अभी चर्चा कर ली है तो बताता हूं। हमने फाइल के बारे में बात कर ली है, हमने होम के बारे में बात कर ली है, हमने इंसर्ट के बारे में बात कर ली है, हमने पेज लेआउट के बारे में बात कर ली है, हमने फॉर्मूला के बारे में बात कर ली है। अब हमें जिस मेन्यू के बारे में बात करनी है उस मेन्यू का नाम क्या है? डेटा। कौन से मेन्यू के बारे में बात करनी है? डेटा मेन्यू। साथियों, हमने अभी फॉर्मूला टैब के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। बहुत सारे फॉर्मूलाओं के बारे में हमने पढ़ा और सीखा। अब उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। फॉर्मूला के बाद अगला जो मेन्यू है जिसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए उसका नाम है डेटा। कौन से मेन्यू के बारे में हमें बात करनी है? डेटा मेन्यू के बारे में बात करनी है। डेटा मेन्यू कैसे काम आ रहा है, क्या क्या फीचर्स डेटा मेन्यू के हैं, उनके बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं। फिर एक्सेल का एक क्वेश्चन करके इस एक्सेल वाले सिंपल सेक्शन को हम फिनिश करेंगे। दोस्तों देखो स्क्रीन की तरफ। अब जो डेटा दिख रहा है इस डेटा वाले ऑप्शन में कुछ कॉमन ऑप्शन हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं। कौन से दिखाई दे रहे हैं कॉमन ऑप्शन? आप देखेंगे गेट एक्सटर्नल डेटा, लिख लीजिए अच्छे से, बात समझ आ जाएगी। एक्सटर्नल डेटा को प्राप्त करना मतलब हम किसी प्रकार के डेटा को इंपोर्ट करना चाहते हैं तो डेटा मेन्यू की सहायता से उस डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट कहां से होगा? अगर कोई फाइल एक्सेल की है तो उसे हम ला सकते हैं, एक्सेस की कोई फाइल है उसे भी ला सकते हैं। इसके लिए हम इस गेट एक्सटर्नल डेटा का उपयोग करते हैं। अब इसमें एक ऑप्शन और लिखा हुआ है सॉर्ट एंड फिल्टर। क्या आप सॉर्ट एंड फिल्टर का मतलब जानते हैं क्या? हाँ सर पहले जानते हैं। तो बताओ, जो फिल्टर वाला ऑप्शन है, जो सॉर्ट वाला ऑप्शन है, उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डेटा को छांटना। क्या करना? छांटना। और इसका मतलब होता है व्यवस्थित करना। कैसे? आरोही क्रम में कर दो चाहे अवरोही क्रम में कर दो। आरोही या अवरोही क्रम में डेटा को व्यवस्थित करने के लिए हम इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं या कहे इन चीजों का उपयोग करते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो जो चीजें काम की है उन्हें मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो सॉर्ट और फिल्टर के लिए हम लोग होम टैब का भी यूज करते हैं मित्रों, और हम इसके लिए डेटा टैब का भी यूज करते हैं। फीचर दोनों के दोनों टैब में होता है। अब आप कहेंगे सर इसमें ऐसा अलग क्या होता है जो आप हमें समझाएंगे? मैं पहले वही बताता हूं। दोस्तों पहले तो मुझे जो लड़कियां देख रही है इस क्लास को वो मुझे जवाब दे। लड़के भी देंगे, मैं मना नहीं कर रहा हूं कि उन्हें नहीं बोलना है, लेकिन पहले मैं जवाब लड़कियों से मांग रहा हूं। अपने घर में शादी होती है तो घर के जो शादी का सामान होता है उसकी शॉपिंग करने कौन जाता है?
सोचो मन में, जब हमने हमारे घर में शादी होती है, शादी का सामान होता है, उसकी शॉपिंग करने के लिए कौन जाता है? सर जिसकी शादी होती है, अरे वो तो अपने लिए लाने जाती है। देखो हमारे तो, मेरी शादी हुई, मेरी बहन की शादी हुई, भाई की हुई, तो चाचा गए थे, हम नहीं गए। इससे ये सिद्ध होती घर में चाचा की चलती है, पता चलता है ना। हाँ गुरुजी मेरी तो मौसी गई, गुरुजी मेरी बुआ गई। भाई जिसकी मौसी जाती है मतलब मम्मी की चलती है, बुआ जाती है मतलब पापा की चलती है। मौसी या बुआ में से कोई न कोई पक्का जाता। मेरी बहन की शादी थी 2014 में, तो उस 2014 में, मैं आज से 6 साल छोटा सा, 2020 चल रही है, तो उस समय हमारे घर में शादी का कपड़ा मुख्य रूप से भिवानी, हरियाणा, हिसार से लाने गए थे। मैं और मेरी बुआ साथ में चले गए। गुरुजी शादी की बात क्यों करो, हमारी ओडी को नहीं हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं, पुलिस पटवार बनो, शादी भी होगी, क्या दिक्कत आ रही है। अब मैं बताने वाली बात ये बोल रहा हूं साथियों, दोस्तों, कि वहां जब हम गए तो वहां साथ में बुआ गई थी। कौन गई थी? साथ में गई थी मेरी बुआ। उसने क्या किया, दुकानदार से सामान खरीदा और कुछ बिल बनवाया। बिल कुछ इस तरह बना, 12,000 का एक सामान खरीदा, 7,000 का एक खरीदा, 43,000 का एक खरीदा, 42,900 का एक खरीदा और 27,000 का एक खरीदा। इतना बहुत है, इतना सामान खरीद लिया दुकान से। दुकानदार ने चाय पानी नाश्ता करवा दिया, लेकिन फिर भी मेरी बुआ मुझे 10 रुपए दिए और बोली समोसा खाया। हमारे वहाँ चने वाले दही वाले समोसे मिलते हैं, चना डालते हैं, दही डालते हैं, फिर खिलाते हैं कि खाया, तेरा फेवरेट है। मैं कहा ठीक है खा लेता हूँ। जैसे ही अंदर आया तो बुआ दिमाग लगा के बैठी थी। क्या? दुकान वाले को ऐसे बोली कि इसमें से मुझे, मेरे लिए जो साड़ी दी है ना वो थोड़ी अच्छी दिखा दे, कलर बढ़िया दिखा दे और थोड़ी महंगी दे दे, क्योंकि शादी ब्याह में देने लेने में तो 150, 200 की, 300 की, 400 की इतनी सस्ती खरीदते हैं। तो बुआ अपने लिए 1100 की ले ली। फिर 2 लड़कियां जिनकी शादी हो चुकी है बुआ की, उनके लिए भी 1100 वाली ले ली। मैंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। फिर दुकान वाले लास्ट में बिल बनाया, टोटल किया, टोटल का फॉर्मूला लगाया सम का और एंटर दबा लिया। क्या किया? टोटल का फॉर्मूला लगाया और एंटर दबा दिया। एक बार देखो, मैं फॉर्मूला कंप्लीट करता हूं। ये लो, बिल बन गया 1,31,900 का। कितना बिल बन गया? बिल बना 1,31,900। कोई दिक्कत नहीं। बुआ उसके कान में बोली कि भाई साहब एक काम कर दो। वो बोला क्या करूं बहन जी? कि जो बिल बना है उसे 1,40,000 का कर दे। 1,31 का बिल बना है, 1,40,000 का कर दे। मुझे तो 10 का ही समोसा खिलाया था, कितने का चूना टिका रही थी? 9,000 का लगभग। अब मैंने कहा बुआ ऐसे क्यों कर रही है? तो बोली तुझे एक्सेल आता है क्या? मैंने आता है। बोल एक्सेल में एक ऑप्शन होता है जिसका नाम होता है गोल सीक। क्या होता है? गोल सीक होता है। आता है क्या? मैंने कहा आता है। गोल सीक का काम क्या होता है ध्यान से देखना। मैं इस 1,31,000 पे क्लिक करता हूं, इसी सेल पे क्लिक किया, फिर मुझे डेटा वाली टैब में जाना है। कौन सी में जाना है? डेटा वाली टैब में जाना है। डेटा टैब में जाकर मुझे यहां से व्हाट इफ एनालिसिस का एक ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है। दिख रहा है सभी को? यस। इसके अंदर फिर जाके मुझे क्लिक करना है गोल सीक पर। जैसे ही मैं गोल सीक पर क्लिक करता हूं मुझसे कुछ फीचर्स पूछता है। क्या क्या? कि सेट सेल, टू वैल्यू, चेंजिंग सेल। तो मुझे कहा कि इसी सेल में चेंज करना है। कितने तक करना है? 1,40,000 कर दो भैया। और जो माल 43,000 का था वो अगर 52,000 का हो जाए तब भी घर वाले कुछ भी नहीं कहेंगे। एंटर दबा दी। देखो अब इसने ये यहां पर ओके भी कर दिया है और बता दिया कि मैं इस ऊपर वाली वैल्यू में 43,000 की जगह 51,100 करके उसमें चेंज कर दिया हूं, यानी 8,100 रुपए का चूना तुम्हारे लगा दिया हूं। तो मैं कौन से फीचर की बात कर रहा था मित्रों? मैं बात कर रहा था गोल सीक की। किसकी बात कर रहा था? गोल सीक की। क्या काम आता है? टेबल का जो टोटल होता है उससे मैनेज करता है। टेबल का टेबल कहां से करेगा रे?
टेबल का क्या जो टोटल है उसे मैनेज करता है, पहली बात। दूसरा, ये संगणक के पेपर में पूछा गया सवाल था, इसका प्रिडिक्शन करना, 1,40,000 करना। प्रिडिक्शन का मतलब क्या हुआ? पूर्वानुमान लगाना, किसी वैल्यू का प्रिडिक्शन करना। उसके लिए हम किसका यूज करते? गोल सीक का यूज करते। अच्छा, गोल सीक एक प्रकार का क्या होता है दोस्तों? वोट इफ एनालिसिस होता है। गोल सीक एक प्रकार का क्या होता है? वोट इफ एनालिसिस होता है, जो स्क्रीन पर मुझे दिख रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके अंदर कुछ जनरल चीजें हैं। क्या? देखो, अभी टोटल किया मैंने, वैल्यू लिखी जो मुझे दिखाई दे रही है। अब इसके अंदर मैं यहां पर फिर 12,000 लिख देता हूं। नीचे वाले में भी मैं कितना कर देता हूं? 12,000 करता हूं। देखो, अब 12,000 कितनी बार आ गए? 2-3 बार आ गए। ऐसे डुप्लीकेट वैल्यूज हो गई, इस पे क्लिक करो, ए पर, और यहां पर रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक कर दो और ओके कर दो। इसे जो भी डुप्लीकेट वैल्यू दिखेगी इसे ऑटोमेटिक क्या कर देगा? वो हटा देगा। तो हम क्या कर सकते हैं? डेटा में डुप्लीकेट वैल्यू को हटा सकते हैं। कौन सी टैब की बात कर रहा हूं दोस्तों? डेटा टैब में डुप्लीकेट वैल्यू को भी हटाया जा सकता है। कुछ और बातें आपको सिखाने की कोशिश करता हूं। कहां से? देखो, जो हम डेटा टैब पढ़ रहे हैं उसकी कुछ फीचर्स मैं आपको स्क्रीन पे लिखा देता हूं, जिससे आप आसानी से कॉपी में लिखकर पढ़ाई कर सकते हैं। दोस्तों, वर्ड तो हमने पहले सीख ही लिया था, तो अभी हम वैसी ही कुछ बात करने की कोशिश कर रहे हैं। मेन्यू का नाम क्या देखना है? क्या लिखना है? डेटा। डेटा के अंदर हमने लिखा था, आप डेटा पर वैलिडेशन लगा सकते हैं। डेटा पर क्या लगा सकते हैं? वैलिडेशन लगाना। जो डेटा है उस पर वैलिडेशन का मतलब है प्रतिबंध लगा सकते हैं। उन प्रतिबंध की जांच करना वेरिफिकेशन कहलाता है। जो वैलिडेशन अपन ने लगाए थे उसकी जांच करना वेरिफिकेशन कहलाता है। फिर लिखा हमने कौन सा फीचर है? गोल सीक। क्या लिखा है? गोल सीक क्या करता है? वैल्यू का पूर्वानुमान लगाता है, या कहें टोटल, टेबल के टोटल को मैनेज करता है। जहां पर मैं वैल्यूज वो कर रहा था कम ज्यादा, क्या वहां पर हमेशा वैल्यू ज्यादा ही कर सकते हैं? क्या कभी कम नहीं कर सकते? क्या बिल्कुल कर सकते हैं। आप पर डिपेंड करता है, आप वैल्यूज कम करना चाहते हैं ज्यादा। अब बहन की शादी में तो वैल्यूज को ज्यादा करने की सोच रहे थे। मेरे वाली शादी में चाचा ने फिक्स कह दिया, रुपए दूंगा 50,000, इसमें ही उसका काजल टिक्की, उसी में बिंदी, इसी में सजावट का सामान लाना है। अब रुपए लग गए 1.5 लाख रुपए कम करने पड़े। जो चीज़ 3,000 की लाया उसे 1,700 की बतानी पड़ी, जो 40,000 की लाया उसे 8,000 की बतानी पड़ी। कम दिखाना पड़ा भाई, खुद की जेब से लग गए उसमें। तो कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, इस तरह का इस्तेमाल होता है। एक ऑप्शन और दिख रहा था वहां पर, कंसोलिडेट। इसका याद रखना है, ये पूछे जाने वाला प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। क्या कह रहे हैं? कंसोलिडेट का मतलब होता है, जैसे मेरी एक कंपनी है जिसके 5-6 प्लांट चलते हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, तो उन प्रोजेक्ट में कितना बेनिफिट आ रहा है और कितना एवरेज बेनिफिट हो एक प्रोजेक्ट से, जो मिलना ही मिलना चाहिए, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? कंसोलिडेट। तो क्या कहेंगे? 2 या 2 से अधिक रेंज को, 2 या 2 से अधिक रेंज को किसी एक रेंज में, 2 या 2 से अधिक रेंज को किसी एक रेंज में कंबाइन करने के लिए, 2 या 2 से अधिक रेंज को किसी एक रेंज में सिंगल रेंज बनाना कंसोलिडेट कहलाता है। और मुझे फीचर वहीं दिख रहा है, एक्सेल की ही बात कर रहा हूं। हाँ, और भी कुछ फीचर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। डुप्लीकेट वैल्यू बनाना, ग्रुप करना, अनग्रुप करना, इतना तो लिख लिया होगा आपने, ठीक है। साथ में क्या है? डुप्लीकेट वैल्यू को हटाना। क्या है? डुप्लीकेट वैल्यू को हटाना। क्या कर देता है? जो डुप्लीकेट वैल्यू है उसे ये हटा देता है। और क्या करता है?
एक जैसी वैल्यू का क्या बनाता है, ग्रुप बनाना। जो डुप्लीकेट वैल्यू है उनको ये हटा देगा और एक जैसी जो वैल्यूज है उनके ये क्या बना देगा, ग्रुप बना देगा। ऐसा भी किसमें किया जा सकता है, इसी के अंदर हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा डेटा वाला टैब हो गया। ठीक है, बात समझ रहे हो? यस सर, समझ रहे हैं। अब डेटा के बाद थोड़ा और आगे चलते हैं। लास्ट टैब है जिस पर हमें बात करनी है, जिसके प्रश्न एग्जाम में किस हिसाब से पूछे जाते हैं वो भी हमें सोचना है। ये टैब हमारा फिनिश हुआ तो इसके बाद सबसे अंतिम टैब आया जिसका नाम क्या है, व्यू। रिव्यू भी बीच में रह गया। हाँ, रिव्यू में क्या कोई नया फीचर है क्या? नए फीचर का मतलब क्या रिव्यू वैसा ही है जैसा वर्ड में होता था या कुछ फीचर जुड़ गए हैं? तो साथियों, रिव्यू वैसा ही होता है जैसा वर्ड में होता था। स्पेलिंग, रिसर्च, थेसर, ट्रांसलेट सब है। एक ऑप्शन इसमें वर्ड में था, इसमें भी है। क्या नाम है, न्यू कमेंट। नया कमेंट इंसर्ट कर सकते रिव्यू से। एक्सेल में ये सवाल पूछा गया था कि नया जो कमेंट होता है उसे अपन किस नाम से जानते हैं, तो आप कहेंगे कमेंट को हम किस नाम से जानते हैं, कमेंट को हम सेल टिप के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो कमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, सेल टिप कहते हैं। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। आगे बढ़ सकता हूं? जी सर, बढ़ जाइए। देखो, ये रिव्यू जैसा वर्ड का होता था वैसा ही किसका होता है, एक्सेल का। और थोड़ी देर बाद में यानी अगले सेक्शन में हम बात करेंगे पावर पॉइंट की। तो रिव्यू तो पावर पॉइंट का भी वैसा होता है जैसा किसका होता है, एक्सेल का होता है। ठीक है मेरी बात? लास्ट मेन्यू का नाम है, इसके बाद एक्सेल हमारा फिनिश हो जाएगा। एक्सेल के क्वेश्चन आंसर हम पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट की व्यू की जगह इस बार किसके व्यू लिखे हैं, वर्कशीट के। याद करो, मैंने बताया था डॉक्यूमेंट का मुख्य एडिटिंग व्यू प्रिंट लेआउट होता है, जबकि एक्सेल का मुख्य एडिटिंग व्यू कौन सा होता है, नॉर्मल होता है। बात कर रहे हैं डॉक्यूमेंट का जो मुख्य एडिटिंग व्यू होता है वो कौन सा होता है, वो आपका प्रिंट लेआउट होता है। और एक्सेल का मुख्य एडिटिंग व्यू कौन सा होता है, आपका नॉर्मल होता है। देखो, ये आपके एक वर्क बुक है, उसके व्यूज दिखा रहा है। पहले का नाम क्या लिखना है, नॉर्मल, लिख लीजिए। दूसरे का नाम क्या लिखना है, पेज लेआउट, लिख लीजिए। तीसरे का नाम क्या लिखना है, पेज ब्रेक, लिख लीजिए। चौथे का नाम क्या लिखना है, कस्टम। और पांचवा क्या लिखना है, फुल स्क्रीन। कई बार ऐसे पूछता है, एक स्लाइड शो है, एक वर्क बुक है, एक प्रेजेंटेशन है, कुछ भी नाम देके पूछ लेगा, उसका मुख्य व्यू कौन सा होता है। तो एक्सेल का नाम वर्क बुक होता है, वर्क बुक का नॉर्मल होता है। प्रेजेंटेशन या स्लाइड शो का भी नॉर्मल होता है, लेकिन वर्ड का अलग होता है। कौन सा होता है, वर्ड का आपका प्रिंट लेआउट व्यू होता है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। आगे बढ़ सकते हैं? यस सर। थोड़ा सा और देखो, जो ग्रिड लाइन का ऑप्शन दिख रहा है, रूलर बार का ऑप्शन दिख रहा है, ये भी आपका व्यू में आता है। ये भी उसी के वर्ड के व्यू में भी आता था। मैंने पहले ही कहा था वर्ड एक्सेल के व्यू दोनों एक जैसे होते हैं, अलग से नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ फीचर डिस्कस करने पड़ रहे हैं। आगे क्या है, जूम साइज, इसमें कितना होता है बोलो, 10% से कितने परसेंट तक चले जाएंगे बताओ, 400% से। इसका कितना होता है, 10 से 400। ऑटोमेटिक जूम साइज बोलो कितना होता है, ऑटोमेटिक जूम साइज इसका कितना परसेंट होता है, 100% होता है। वर्ड एक्सेल में हमने ये चीजें सीखी है। वर्ड में अगर बात करते तो जूम साइज कितना परसेंट होता है इसका, वर्ड अगर होता तो इसका जूम साइज होता दोस्तों आपका 500% या 500%। ठीक है सर, बात समझ आ रही है, आप जो बता रहे हैं हम कर पा रहे हैं। अब इस व्यू का सबसे महत्वपूर्ण और एक्सेल का लास्ट लाइन, फिर 2 क्वेश्चन करके आज के सेक्शन को खत्म करेंगे, फिर टॉपिक वाइज एक्सेल के हम क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, देखो मैं यहां पर इस एक्सेल में इस सेल पर आता हूं। ठीक है सर, मैं यहां पे लिखता हूं, एक छोटा सा सेल इंसर्ट कर लेता हूं, फिर यहां पे लिख रहा हूं, देखना कुछ समझा दूंगा आपको जो मेरे मन में है। यहां पर लिखा मैंने सैलरी। ठीक है, ये लिखकर छोड़ दिया मैंने। अब मैं नीचे और लिखना चाहता हूं, एरो की से गया। अब ये क्या है भैया, अरे ये क्या है, पता ही नहीं है मुझे। इसका मतलब जो ऊपर वाली सैलरी लिखी थी मैंने, उसका कोई मतलब नहीं, क्या है पता ही नहीं चल रहा। मैं इस सैलरी को एक जगह पर रोक सकता हूं। ऐसा करने के लिए मुझे व्यू पर जाना पड़ेगा, और व्यू के अंदर एक ऑप्शन दिख रहा है फ्रीज पेन्स।
किसका ऑप्शन दिख रहा है? फ्री स्पेस। देखो इसका फायदा क्या होता है, एक ऑप्शन और जो समझना है हमको सबसे लास्ट में इसका सवाल आता है। क्या कहते हैं इसे अपन? फ्री स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब क्या हुआ? आप सबसे पहले कॉलम और सबसे पहली रो को फ्रीज कर सकते हैं एक जगह पर। क्या कर सकते हैं? एक जगह पर फ्रीज कर सकते हैं। इससे क्या होता है? वह वर्कशीट में हमेशा दिखाई देता है। क्या होता है? फ्री स्पेस में जो अपन कर देते हैं वर्कशीट में हमेशा दिखाई देता है। मतलब क्या हुआ? अरे छोटे थे तो बर्फ पानी का गेम नहीं खेलते थे क्या? खेलते थे। क्या होता था बर्फ पानी गेम में? इसको हाथ लगा के बर्फ करते तो रुक जाता, फिर कोई दूसरा हाथ लगा के पानी करता तो चल जाता। अब इसको फ्री स्पेस को क्लिक कर दिया, टॉप रो को फ्रीज कर दिया मैंने। देखो इसका फायदा क्या मिला? अब ये सैलरी वाली जो रो ऊपर मैंने बना रखी है ये कहीं नहीं जाएगी, हमेशा आपको इस एक्सेल में विजिबल रहेगी। ठीक है मेरी बात? दोस्तों इतना ही हमें एक्सेल में पढ़ना था। ये मैंने आप लोगों को एक्सेल अच्छे से समझा दिया है, मतलब एक्सेल पूरा हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब थोड़ी सी बातचीत करते हैं। थोड़ी सी बातचीत का मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन पूछकर आज के इस सेक्शन को खत्म कर देते हैं, जिससे एक्सेल से संबंधित जितने विचार हैं वो दूर हो जाएंगे। पूछ लीजिए सर क्वेश्चन की क्या दिक्कत आ रही है? ठीक है, कथन वाला पूछूं कि नॉर्मल? कथन वाला पूछ लो, एक नॉर्मल भी पूछ लो, एक फॉर्मूला भी पूछ लो, एक फंक्शन भी पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आप कहेंगे वैसा मान लेंगे। ठीक है, पहले कथन वाला। कथन नंबर पहला, एक्सेल का मुख्य प्रिंटिंग, एडिटिंग, व्यू नॉर्मल है, नॉर्मल होता है। ठीक है, एक्सेल का जो मुख्य एडिटिंग, प्रिंटिंग, सारा व्यू होता है वो कौन सा होता है? नॉर्मल ही होता है। ठीक है, पहला कथन है और मैं ठीक ही लिखने की कोशिश कर रहा हूं, गलत ना लिखना पड़े। फ्री स्पेस में वर्कशीट को फ्रीज कर सकते हैं। फ्री स्पेस में वर्कशीट को फ्रीज कर सकते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। ऑप्शन ए, ब्लैक पेन से लिखो गुरुजी, लिख देंगे। फर्स्ट सही, दूसरा बताओ, दूसरा सही, तीसरा बताओ, दोनों सही, चौथा बताओ, दोनों गलत। गुरुजी दोनों सही है? हाँ हाँ मन ही लग गया भाई, दोनों सही है। नहीं, कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा क्या है? गलत। आंसर आ जाएगा इसका 1 नंबर। एक्सेल के बारे में साथियों मित्रों मैं इतनी ही बात कर सकता था, क्योंकि क्वेश्चन आंसर तो अभी अपन और डिस्कस भी करेंगे, बात करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन एक्सेल के लिए महत्वपूर्ण है, किस प्रकार के सवाल एक्सेल के बारे में पूछे जाएंगे। दोस्तों आज की इस क्लास में, इस सेक्शन में इतनी ही बात करेंगे। एक्सेल के बारे में जो मैं आपको बता सकता था थ्योरिकली उसे मैंने खत्म कर दिया है। आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। अगली क्लास तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद, आभार।